अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ बंद आयना चीज हाजिर। इंपॉर्टेंट पोर्शन एटॉमिक स्ट्रक्चर का इस लेक्चर में डिस्कस होने जा रहा है, यानी कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा क्वांटम नंबर्स के बारे में। बिफोर दैट कि मैं क्वांटम नंबर्स के बारे में आपसे डिस्कस करूं, मैं क्यों ना आपको ऑर्बिट और ऑर्बिटल के अंदर डिफरेंस बताऊं। यार क्यों ये चीजें मैं डेफिनेशन वाइज आपके साथ शेयर करूं। सर्कुलर पाथ एट डेफिनेट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ब्ला 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 ब्ला। अबे यार इनकी तरफ मैं बाद में आता हूं। आओ जरा समझ लो मुझसे कॉन्सेप्चुअली कुछ। ये देखो इस वक्त तुम लोगों के सामने 3 चीजें हैं जिसमें आपको सब शेल भी नजर आ रहे हैं, जिसमें आपको ऑर्बिटल भी नजर आ रहे हैं, जिसमें आपको शेल भी नजर आ रहा है। यानी कि आपको इन तीनों चीजों के बारे में मैं डायग्राम की मदद से समझाना चाहता हूं। तो क्या तुम लोग तैयार हो ये डायग्राम समझने के लिए? आओ समझ लो फिर। देखो जरा, ये है एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। तो सबसे पहले तो एक बात माइंड में रख लो कि इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के गिर्द जो रिवॉल्व करने वाला पाथ है वो सर्कुलर नहीं है, एलिप्टिकल है, नंबर 1। दूसरे नंबर पर ये वेव लाइक मोशन करता है न्यूक्लियस के गिर्द। नंबर 3, इस वेव लाइक मोशन की कोई ना कोई ओरिएंटेशन होती है। नंबर 4, उस ओरिएंटेशन के दौरान 2 तरह की पॉसिबल स्पिन होती है, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो और यही चारों चीजें ही तो क्वांटम नंबर्स हैं। क्या मतलब? ये देखो, ये मैंने जो इस वक्त आपके सामने जिगजैग सा वेव लाइक मोशन करता हुआ एक पाथ शो किया है, ये है जनाब जी ऑर्बिट या शेल। और याद रख लीजिएगा, इस ऑर्बिट या शेल को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करता है। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल लेटर n के साथ शो करते हैं और इसकी वैल्यूज 1 2 3 ऑनवर्ड आगे इंफिनिटी तक जाती हैं। तो याद रख लीजिएगा, फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको शो कर रहा है? ये पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मोशन शो कर रहा है। पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मोशन इसको शो कर रहा है। यह देखिएगा, यह पड़ा हुआ पूरे का पूरा इस वक्त एलिप्टिकल सा पाथ जो मैंने तुम लोगों को अभी बताया। ये यानी कि मैं कहना चाह रहा हूं, इस एलिप्टिकल पाथ के ऊपर अब देखना, ये मैं इलेक्ट्रॉन्स को वेव लाइक मोशन करते हुए शो कर रहा हूं। याद रख लीजिएगा, इस वेव लाइक मोशन को अब आपने याद कर रख लेना, इस इलिप्टिकल पाथ पर एक वेव लाइक मोशन होती है। बच्चा पार्टी कॉन्सेप्ट ले लेना, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ऑर्बिट क्या है, सबशेल क्या है, ऑर्बिटल क्या है। इस वेव लाइक मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के मुकम्मल बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है, जिसको स्मॉल लेटर l के साथ वैल्यूज को शो करते हैं और ये 0 1 2 ऑनवर्ड आगे चलती हैं, यानी कि होल नंबर्स होती हैं। और इस वेव लाइक इलेक्ट्रॉनिक मोशन को एजीमुथल क्वांटम नंबर शो करता है। तो बेटा 2 क्वांटम नंबर हो गए। अब ये जो वेव लाइक मोशन है, इसके अंदर देखें आपको स्फेरिकल शेप का S दिखेगा और ये S स्फेरिकल शेप एक्चुअली गोलाई में कुछ नहीं है, ये वेव लाइक मोशन है। क्या? इस स्फेरिकल शेप को उठाओ और देखो, इसका एक क्रेस्ट और एक ट्रफ बनकर एक मुकम्मल वेव आपको नजर आ रही है। ये देखें,
स्फेरिकल शेप का क्रेस्ट और ट्रफ उठाऊं तो एक मुकम्मल वेव है। तो इस सिंगल वेव बनाते हुए इलेक्ट्रॉन को एक स्फीयर से शो करके एस सबशेल कह दिया जाता है। तो ये वेव लाइक मोशन, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये सबशेल्स होते हैं, याद रख लीजिएगा। तो कोई कहे कि एलिप्टिकल पाथ क्या है? शेल, और उस पर जो वेव लाइक मोशन है वो क्या है? सबशेल। अब इस वेव लाइक मोशन यानी कि पी को देख लो, ये देखो, ये पी आप लोगों को दिख रहा होगा इस वक्त, ये देखो डंबल शेप का, ये जो आप लोगों को डंबल शेप पी की नजर आ रही है अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब ये जब मैं एक्सिस की बात करूंगा ना तो याद रख लीजिएगा इन एक्सिस को ऑर्बिटल्स कहा जाता है। ये मैं बात अब आपको बताना चाह रहा हूं। तो मुझे बताएं, अब तक मैंने आपको क्या बताया? मैंने कहा एक एलिप्टिकल पाथ है जिसको मैंने ऑर्बिट या शेल बोला, और उसके बाद वेव लाइक मोशन है जो कि अजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, वो हमारे पास सबशेल होता है, या इसको सब एनर्जी लेवल भी कहते हैं। अब अगली बात सुन लेना कि इस वेव लाइक मोशन की जब ओरिएंटेशन स्पेसिफाई हो जाती है कि इधर इट इज ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, तो याद रख लीजिएगा इस ओरिएंटेशन को ऑर्बिटल कहते हैं। ओरिएंटेशन को बेसिकली ऑर्बिटल कहते हैं, और ये ओरिएंटेशन डिस्क्राइब करने के लिए होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसको एम लेटर के साथ शो किया जाता है, और ये इंटीजर्स होती हैं 0 प्लस माइनस 1 के साथ, प्लस माइनस 2 के साथ। तो समझ लो एक डायग्राम में मैंने तीनों के तीनों क्वांटम नंबर्स मेन वाले आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो गौर से देख लेना जरा कि आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक एलिप्टिकल पाथ इलेक्ट्रॉन मोशन का बताता है, और उस पर ये वेव लाइक मोशन एजीमुथल क्वांटम नंबर की सबशेल्स बताती है। और इस वेव लाइक मोशन की जब तुम ओरिएंटेशन एक्सप्लेन करते हो तो तुम बेसिकली ऑर्बिटल एक्सप्लेन कर रहे हो। तो ये देखो, ये मेरे पास जेड एक्सिस के ऊपर डंबल, ये मेरे पास एक्स एक्सिस के ऊपर डंबल, ये मेरे पास वाई एक्सिस के ऊपर डंबल। तो ये पी एक्स, पी वाई, पी जेड जो है ये ऑर्बिटल्स हैं, और ये एस और पी जो हैं ये सबशेल्स हैं, और ये इन सब को सराउंड किए हुए शेल यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फादर ऑफ क्वांटम नंबर्स जिसको कहा जाता है। और उसके बाद ये ओरिएंटेशन दो स्पिन्स में होती है, एक क्लॉकवाइज स्पिन और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए होता है स्पिन क्वांटम नंबर, सबसे नन्ना मुन्ना मासूम सा क्वांटम नंबर जिसको एस के साथ शो करते हैं, और जिसकी सिर्फ दो वैल्यूज होती हैं, या +1/2 या -1/2। बस एज ए एटम, वो एज ए एटम चार क्वांटम नंबर रल के इलेक्ट्रॉन का मुकम्मल बिहेवियर इन एन एटम डिस्क्राइब कर देने, ऐ नहीं तुहानू समझ आता। तो बेटा फिर आओ अब वो रवायती चीजों की तरफ आपको लेकर के चलूं, तो आप अब समझते रहे कि यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है। सर्कुलर पाथ, डेफिनेट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम को ऑर्बिट कहते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये चीज करेक्ट है, हमारी किताबों में अभी भी सर्कुलर लिखा हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूं ये एलिप्टिकल पाथ होता है, बेज़वी शक्ल का होता है, सर्कुलर नहीं होता। उसके बाद ऑर्बिट गिव द प्लेनर मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट सिंगल एक्सिस। ये एमसीक्यू आपसे पूछ सकता है कि ये बेसिकली हमारे पास सिंगल एक्सिस की बात होती है। ऑर्बिटल होता है स्पेस और रीजन अराउंड द न्यूक्लियस जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितने परसेंट होती है, 95%, यानी कि एक्सिस के ऊपर जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 95% तक होती है उसको ऑर्बिटल कहा जाता है। बेटे ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने का फॉर्मूला 2n² है, और याद रख लीजिएगा
कि ऑर्बिटल, मैंने भी बताया 3 डायमेंशनल वेव लाइक मोशन को कहते हैं, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 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 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, लेकिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद वेरी कर सकती है। और याद रख लें, ऑर्बिट अब्बा होता है और ऑर्बिटल उसका बच्चा होता है। अम्मा के बारे में मत पूछिएगा। एन ऑर्बिट गिव एन आइडिया ऑफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑर्बिट के अंदर जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है तो उसके अंदर एक पॉसिबिलिटी क्लॉकवाइज की और एक एंटी क्लॉकवाइज की। ऑर्बिट शोज द एग्जैक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन का। ऑर्बिटल में बोथ इलेक्ट्रॉन्स हैव ऑपोजिट स्पिन, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो ऑर्बिटल में दोनों स्पिन्स देखने को मिलती हैं। ऑर्बिट के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा होगा तो उसने बताना है कि यार मेरी स्पिन क्या होगी। ऑर्बिटल डज नॉट स्पेसिफाई द एग्जैक्ट पोजीशन, प्रोबेबिलिटी बताता है, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताता। ऑर्बिट में अलबत्ता आपको पता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मस्ट होगा, लाजमी होगा, हर सूरत में एग्जिस्ट करेगा, या फर्स्ट में या सेकंड में। ऑर्बिट के अंदर देखें के एल एम एन यानी कि ये आ जाते हैं, और ऑर्बिटल के अंदर एस पी डी और एफ जैसे ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। ये सारी इन्फो थी, इस इन्फो को साइड पे करो। कम दी गल मैं तुहानू दस चुका, और इस कम दी गल को हुण अगे इलैबोरेट करना है। कैसे? आओ जरा, सबसे पहला क्वांटम नंबर जिसको हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, फादर ऑफ क्वांटम नंबर्स कहते हैं, क्या है? अब बेटा आप डिटेल आप खुद पढ़ लेना, मैंने बेसिक चीज बता दिया। ये देखो, सेट ऑफ मैथमेटिकल वैल्यूज डिराइव फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये क्वांटम नंबर्स की डेफिनेशन है। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव होते हैं, जो एक्सप्लेन करते हैं बिहेवियर, क्या, एनर्जी, शेप, ओरिएंटेशन किसकी, इलेक्ट्रॉन की, इन एन एटम कंप्लीटली। इनको क्वांटम नंबर्स कहते हैं। और जैसा कि मैंने अभी बताया, टोटल तादाद में 4 हैं हमारे पास, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। आइए जरा आगे बढ़ें। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को पढ़ते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने याद रख लेने हैं बेटे। ये वो क्वांटम नंबर है जो भी मैं बता रहा था आपको, शेल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल के बारे में बताता है, और इसके अलावा ये एटम के साइज या रेडियस को भी डिस्क्राइब करता है। क्योंकि ये देखें, ये रहा न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के गिर्द ये मैं आप लोगों के सामने एलिप्टिकल पाथ्स बना रहा हूं। इन एलिप्टिकल पाथ्स को हम लोग शेल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल कहते हैं, जो कि एक एटम के न्यूक्लियस से डिस्टेंस को बताता है। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम क्या फाइंड कर सकते हैं? पीरियड नंबर। आपको पता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर 1 होगी तो वो एलिमेंट फर्स्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल में होगा। जिस तरह हाइड्रोजन एटम और हीलियम एटम दोनों फर्स्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल में हैं, तो उनके n की वैल्यू 1 होगी, यानी कि उनके पास 1 या 2 जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पहले शेल में मौजूद होंगे। ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है। अभी हम हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, उसमें हमने एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाकर डी एक्साइट करवाया था। इसी तरह सेकंड पीरियड में n की वैल्यू 2, थर्ड पीरियड में n की, यानी कि जो n वैल्यू होगी ना किसी भी एलिमेंट की, जहां तक जा सकती है, वो उसके पीरियोडिक टेबल में पीरियड नंबर को एक्सप्लेन कर रही होगी। यानी कि पीरियड नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चला सकते हैं। और ये नेचुरल नंबर्स होंगे, 1 2 3 4 को आप नेचुरल नंबर्स कहते हैं। पेपर में आपसे इस हवाले से सवाल पूछ सकता है। और फिर बेटे आपको यहां पर ना मैं 2 फॉर्मूलाज बताना चाहता हूं। इसकी वैल्यू, अब देखिए पेपर में सवाल है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए कौन सी चीज ट्रू है, कौन सी रॉन्ग है। इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती, और फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, क्योंकि नेचुरल नंबर्स ऐसे नहीं होते। और ये फॉर्मूला नहीं भूलना आप लोगों ने। क्या है फॉर्मूला? 2n²। क्या बताता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताता है किसी भी शेल के अंदर। और 2n² के साथ मैं बच्चों को एक और फॉर्मूला बता देता हूं कि अगर मैं n² फॉर्मूला लिख दूं तो याद रख लीजिएगा, ये होगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए शेल। यानी कि किसी भी शेल में ऑर्बिटल्स की तादाद पता चलानी है तो फिर ये फॉर्मूला यूज करना है, n²। बताओ इसके अंदर मौजूद टेक्निक तो सुनो। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2।
तो ये देखो, अगर मैं ये 2 हटा दूं तो क्या फार्मूला रह गया, सिर्फ n स्क्वायर्स। तो अब आप मुझे बताओ ये n स्क्वायर क्या बताता है, ऑर्बिटल्स इनिशियल। तो अगर मैं ऑर्बिटल्स की तादाद को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूं तो मुझे टोटल इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाए, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 ऑर्बिटल हो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 ऑर्बिटल हो 20 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 2 फॉर्मूले मेरे बच्चों को पता चले और दोनों फॉर्मूले मैंने दिए आपको बता। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आई होगी कि इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में पता चलाने हो तो फार्मूला 2n स्क्वायर है, और अगर ऑर्बिटल्स एक शेल में पता चलाना हो तो फार्मूला n स्क्वायर है। देखिए बेटा, n की वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो और 4 हो तो ये k शेल, l शेल, m शेल और n शेल को डिस्क्राइब करता है। ये रहे फॉर्मूले। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पता चलाने के तो पहले शेल में 2, एज पर फॉर्मूला दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे शेल में 32 इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर बता चुका हूं, सब शेल को डिस्क्राइब करेगा, सब एनर्जी लेवल को डिस्क्राइब करेगा, और बेसिकली मैंने आपको क्या बताया, वेव लाइक मोशन होती है। एजीमुथल क्वांटम नंबर नंबर ऑफ वेव्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को बताते हैं। इसको स्मॉल लेटर एल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यूज में 0, 1, 2, 3 मौजूद होंगी। और बेटे आपको पता है कि इस वैल्यूज के साथ ये होल नंबर्स कहलाएंगे। और अब आपको मैं कहूँ ये 0 हो सकती है, यस कैन बी 0 बट कैन नॉट बी नेगेटिव या फ्रैक्शनल वैल्यू। होल नंबर्स जिन्होंने पढ़ा हुआ उनको पता होगा। और ये फॉर्मूला आपने याद रख लेना है, 2 × 2l+1, मत भूलिएगा। ये फॉर्मूला आपको बताता है सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद। तो फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आप किसी भी सब शेल यानी कि SPDF में इलेक्ट्रॉन्स पता चलाना चाहते हैं तो फॉर्मूला है 2 × 2l+1। और मेरे प्यारे बच्चों, ये डिराइव होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से डिराइव करने का फॉर्मूला देख लेना, L = n-1, यानी कि जो भी n की वैल्यू होगी उसमें से 1 माइनस कर दोगे तो L वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब मुझे कह देना चाहिए कि L वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन n वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए शेल। तो हमेशा n की वैल्यू L वैल्यू से ज़्यादा होगी, क्योंकि n की वैल्यू में से 1 को माइनस करोगे तो L की वैल्यू आएगी। यहाँ पर मैं बच्चों को एक फॉर्मूला और बताता होता हूँ, वो आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में बताऊंगा कि अगर ये 2 में हटा देता हूँ तो फिर फॉर्मूला सिर्फ 2l+1 रह जाएगा। और 2l+1 फॉर्मूला किसी भी सब शेल में आगे ऑर्बिटल्स की तादाद को बताता है, लेकिन वो अभी आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बता दूंगा। अब पेपर में ट्विस्ट क्या आएगा, जरूरी नहीं है 2 × 2l+1 फार्मूला, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 4l+2। क्या ख्याल है, बात समझ आई? 2 2s are 4। तो बेटा जो फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा, जरूरी तो नहीं है सिर्फ उसी शक्ल में आपको पेपर में पूछे, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके भी पूछ सकता है। आओ जरा बताऊं कि ईच L वैल्यू क्या डिस्क्राइब करती है, एक सब शेल को डिस्क्राइब करती है, यानी कि हर L वैल्यू एक सब शेल के लिए फिक्स है। हर L वैल्यू एक सब शेल के लिए फिक्स है। ये देखें, n वैल्यू अगर 1 हो तो उसके अंदर L वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखो 1 - 1 करूंगा तो क्या आएगा, 0। तो पुत्र जी L वैल्यू आपके पास अगर 0 आ रही है तो इसका मतलब समझ जाइएगा कौन सा सब शेल है, S। तो S सब शेल के लिए L वैल्यू फिक्स कर दी गई है, क्या है, 0। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन देखने हैं, तो आओ जरा देखो, 2 × 2 0+1, L की वैल्यू यहां पर 0 पुट की, तो चेक करो S सब शेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। N की वैल्यू 2, 2 - 1 1,
एल वैल्यू 1 जब आएगी, एल वैल्यू 1 पर चेक करो कौन सा सबशेल होगा, पी सबशेल। और पी सबशेल में यहां पर एल वैल्यू फॉर्मूला पीछे पड़ा है ना, 2 इंटू 2l+1। अरे भाई उसी फॉर्मूले में ये एल की वैल्यू पुट करनी है 1, तो आपके पास आ गए 6 इलेक्ट्रॉन, तो पी सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरह एन की वैल्यू 3 पर एल की वैल्यू आपको 2 मिलेगी, 2l वैल्यू डी सबशेल के लिए होती है। एल की वैल्यू 2 पुट करते हुए आपको 10 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे, और एन वैल्यू 4 पर आपके पास एल वैल्यू 3 आ रही है, और ये एफ सबशेल के लिए होती है, और 3 वैल्यू पुट करके आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कोई आपसे पूछे एस पी डी और एफ में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सीक्वेंस वाइज, तो आपको मैंने बता दी। आओ जरा यहां पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं बेटे, एस से ज्यादा पी, पी से ज्यादा डी, और डी से ज्यादा एफ, ये क्या चक्कर है बेटा? ये मैंने इनको अरेंज किया है इंक्रीजिंग एनर्जी वाइज। तो याद रख लीजिएगा, एस से पी से डी से एफ की तरफ जा रहे हैं, तो क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है, पेपर में आ सकता है। याद रख लीजिएगा, एनर्जी इंक्रीज हो रही है, साइज इंक्रीज हो रहा है, और बेटा इसके अलावा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ये अकोमोडेट कर सकते हैं इंक्रीज हो रहे हैं। तो बेटा देखते चले जाइएगा ये बातें इंक्रीज, और बेटे इसी तरह डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस भी इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो ये सारी चीजें इंक्रीज हो रही हैं। इसी तरह बेटे याद रख लीजिएगा, अब जैसे जैसे एफ की तरफ जाएंगे, पेनिट्रेशन पावर टुवर्ड्स द न्यूक्लियस जो होती है, पेनिट्रेशन पावर न्यूक्लियस की तरफ जाने की, टुवर्ड्स न्यूक्लियस, टुवर्ड्स न्यूक्लियस, बच्चा पार्टी ये डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियस की तरफ सबसे ज्यादा पेनिट्रेट करने वाला एस ऑर्बिटल है, क्योंकि न्यूक्लियस के करीब है, और न्यूक्लियस के सबसे कम पेनिट्रेट करने वाला एफ है। इसी वजह से आपसे कोई पूछे थिकेस्ट क्लाउड, तो ये देखिएगा थिकनेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की थिकनेस अगर आपसे पूछे तो वो भी डिक्रीज हो जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर होते चले जाएंगे साइज बढ़ेगा और थिकनेस कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की। तो ये भी बात याद रखिएगा। और एक और चीज भी आपको बताता हूं, पेनिट्रेशन पावर के साथ रिलेटेड है शील्डिंग इफेक्ट, ये शील्डिंग पावर। तो याद रख लीजिएगा, शील्डिंग पावर भी डिक्रीज हो रही है। तो क्या सीखा तुम लोगों ने कि कोई आपसे पूछे कौन कौन से सबशेल्स की मैक्सिमम शील्डिंग पावर होती है, तो जो न्यूक्लियस के करीब होते हैं यानी कि एस और पी ज्यादा शील्डिंग पावर के साथ होंगे, और जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर हटते चले जाओगे शील्डिंग पावर या न्यूक्लियस को गहराव करने की पावर कम होती चली जाएगी। तो ये बात अच्छे तरीके से माइंड में रखिएगा। ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने कहा मैं अपने बच्चों के गोश गुजार कर दूं जो एमडी कैट 2026 में जाना चाहते हैं। हमारा जो बुनियाद कोर्स है यानी कि एफएससी फर्स्ट ईयर यूरेका के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द मिलने जा रहा है। फर्स्ट ईयर के छोटे बहन भाई जो तुम लोगों के पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक दफ़ा का जिक्र है तुम भी फर्स्ट ईयर में थे और तुम्हें बड़ी दिक्कत हुई थी चीज़ों को समझने के लिए, तो ये दिक्कत तुम्हारी हमारा प्लेटफॉर्म इंशाल्लाह बतरीके एहसन दूर करेगा। ओके, आगे चलते हैं। आगे मेरे पास आया है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये वो क्वांटम नंबर है जो कि मैंने बताया कि डीजेनरेट ऑर्बिटल ऑफ ए सबशेल या शेल को बताता है। इसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। याद रख लीजिएगा मैग्नेटिक, या मैं अब यहां पर बताता चला जाऊं कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसको फादर क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। अच्छे तरीके से इसको जहन में रख लीजिएगा। और ये जो हमारे पास
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, इसको ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहते हैं। ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर, इसको याद रख लीजिएगा, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर या ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ये एक्चुअली क्या बताता है, 3D वेव लाइक मोशन अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, और इसलिए इसको ऑर्बिटल क्वांटम नंबर कहते हैं। डीजेनरेसी ऑफ एन ऑर्बिटल को डिस्क्राइब करती है इन दी एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, याद रख लीजिएगा, एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बच्चे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड समझ लेते हैं, तो याद रख लीजिएगा, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन की डीजेनरेसी चेक करना चाहते हैं, उसकी प्रॉपर ओरिएंटेशन चेक करना चाहते हैं, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो वो आपको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के साथ झूलते हुए नजर आएंगे, तो उनकी औकात पता चलानी है तो मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ करो। The direction of an electron motion on different axes in the presence of magnetic field can be find out by magnetic quantum number। ये लाइन है जो MCQ में आपको आएगी। अब आप मुझे बताएं, ये डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मोशन इन डिफरेंट एक्सिस इन दी प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए या एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, यही पॉइंट है, याद रखिएगा। पेपर में रॉन्ग और राइट के ऊपर जब बात आए तो मेरे बच्चों क्रिस्टल क्लियर वे में याद रख लीजिएगा कि आप ये ओरिएंटेशन फाइंड करेंगे इन दी एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपको कभी भी इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन नहीं मिल सकती, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स छेड़छाड़ करेंगी। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को बेसिकली m के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल लेटर l सब्सक्रिप्शन में, इसलिए है क्योंकि ये एजीमुथल क्वांटम नंबर से रिलेट है, और m की वैल्यूज के अंदर 0 प्लस माइनस 1 2 3 है, और इसकी वैल्यू हमारे पास नेगेटिव 0 हो सकती है लेकिन फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, और इसकी वैल्यू डिराइव करना है तो l वैल्यू से डिराइव करनी है, और इसी l वैल्यू से डिराइव करने की वजह से इसके साथ ये l मौजूद है। और देखिएगा m इज इक्वल टू प्लस माइनस l आपको दिख रहा है, यानी कि जो भी l की वैल्यू फॉर एग्जांपल 0 होगी तो m की वैल्यू प्लस माइनस 0 इज इक्वल टू 0 होगी, l की वैल्यू अगर 1 होगी तो m की वैल्यू प्लस माइनस 1 होगी, यानी कि m की वैल्यू डिपेंड करती है किसके ऊपर, l वैल्यू के ऊपर। तो इसका मतलब मुझे कह देना चाहिए कि यहां पर ये पॉइंट मैं कह सकता हूं कि L वैल्यू कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू N वैल्यू कहूं तो ये बात 100% ठीक होगी। और अब आपको वो फॉर्मूला भी बता दूं, वो फॉर्मूला जो कि ऑर्बिटल्स बता सकता है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बता सकता है सब शेल के अंदर, वो ये पड़ा हुआ फॉर्मूला 2l+1। अब यहां पर l की वैल्यू पुट करो, 0 पुट करोगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, यानी कि s सब शेल होगा तो उसका एक डीजेनरेट ऑर्बिटल है, p सब शेल में यहां पर आप 2 पुट कर देंगे तो उसके 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। तो अभी तो बताया था p के 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल, px py और pz। हर वैल्यू डिस्क्राइब करती है m की एक ओरिएंटेशन या वेव लाइक 3D मोशन ऑन अ सर्टेन एक्सिस लाइक x y और z एक्सिस। आओ जरा इकट्ठा करना, n वैल्यू 1, l वैल्यू 0, m वैल्यू प्लस माइनस 0 के साथ 0 आई। बेटा m की वैल्यू 0 का मतलब यह मत समझ लेना कि m की कोई वैल्यू नहीं है, इंटीजर्स में 0 इज अ वैल्यू, और जब 0 वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है एक वैल्यू है, और एक वैल्यू सिंगल वैल्यू का मतलब है एक ही ऑर्बिटल, यानी कि अगर तुम्हारे पास s सब शेल है जो कि l वैल्यू 0 के साथ आपको पता है s सब शेल होता है, तो s सब शेल में आगे देखें कितने ऑर्बिटल्स हैं, एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल है। अभी मैं बता रहा था आपको फॉर्मूला, जब l की वैल्यू 1 होगी तो m की वैल्यू देखिए प्लस माइनस 1, फॉर्मूले के मुताबिक ये मैंने l की वैल्यू पुट की। अब ये कितनी वैल्यूज आई टोटल आपके पास, 3, -1, 0, +1। m की 3 वैल्यूज कहती हैं कि m 3 वैल्यूज 3 ऑर्बिटल्स, तो p सब शेल आपके पास 3 ऑर्बिटल्स रख के बैठेगा, मतलब x एक्सिस पर, मतलब y एक्सिस पर, मतलब z एक्सिस पर।
इसी तरह L की वैल्यू 2 हो तो देखिए M इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 2। ये है मेरे पास डी सबशेल, और डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स आए हैं। तो जनाबे वाले जितनी m की वैल्यूज उतने उस सबशेल के ऑर्बिटल्स। l वैल्यू मुझे बताया, n वैल्यू 1 पर p था, ये d है, ये f है। तो अगर f की देखते हो तो प्लस माइनस l करते हुए टोटल 7 वैल्यूज आ रही है। काउंट करके देखो तो ये टोटल 7 वैल्यूज एज पर फॉर्मूला भी आप कैलकुलेट करो तो ये देखो मैंने फॉर्मूले के इस वाले फॉर्मूले में भी वैल्यूज पुट करके तुम्हें दिखा दी हैं। तो ये देखो जब 7 वैल्यूज होंगी m की तो 7 ऑर्बिटल्स होंगे। समझ आई? तो शेल से घुसे, सब शेल से घुसे आगे ऑर्बिटल। ये था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। गल समझ आई जे? ओके जी। ए पे जी ऑर्बिटल शेप्स, उन थोड़ा जिहा शेप्स में समझ लेना। एज दी स्फेरिकल शेप, मैंने अभी आपको बता दिया था स्फेरिकल शेप का मतलब एक क्रेस्ट और एक ट्रफ। अब आपको पता है एस से ज्यादा पी और पी से ज्यादा डी की एनर्जी है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो यहां से देखो प्रूव, अभी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी में बताया कि एनर्जी का वेव नंबर से क्या रिलेशनशिप है, डायरेक्ट। तो क्या अक्लमंद के लिए इशारा काफी नहीं है, प्रूफ मिल रहा है कि एस से ज्यादा पी और पी से ज्यादा डी की एनर्जी। तो देखो अगर सिंगल वेव बन रही है, वेव नंबर 1 है तो एस है, और मैं जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता हूं तो बेटा याद रख लें एस से जंप करके वो मैं पी में चला गया है। तो आज ये बात खुदारा जान लेना, ये कोई जंपिंग नहीं होती, बल्कि इलेक्ट्रॉन एस से पी में जब जंप करके जा रहा है तो दर हकीकत रहता वहीं पर ही है, बस अपनी नंबर ऑफ वेव्स बढ़ा लेता है क्योंकि उसकी एनर्जी तुमने बढ़ा दी है। तो ये देखो एक वेव से दो, आप देखो आपके सामने देखो 4 वेव्स बना दूं। ये देखो ये मेरे पास एक वेव, अबे वापस चल, ये मेरे पास एक वेव के साथ और ये दूसरी वेव के साथ कौन सी बन रही है, वैल्यू टी। अब आप ये भी देख लेना, ये देखो एक वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव, चौथी वेव। तो बच्चों जब 4 वेव्स बना रहा होगा तो डी सबशेल होगा, जब 2 वेव्स बना रहा होगा तो पी सबशेल होगा, और जब बेचारा एक वेव बना रहा होगा तो ये मेरे पास एस सबशेल होगा। तो कुछ समझ आई कि इस तरह से एस से जम करके पी से जम करके डी में जाना है। अब याद रख लीजिएगा एस ऑर्बिटल की, अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे कि एक ऑर्बिटल है यानी कि उसकी एक ओरिएंटेशन है, तो ये ओरिएंटेशन कौन से एक्सिस पर होगी। तो चेक करें, ये सारे के सारे एक्सिस पर खुद को सजा करके बैठा होगा। तो इसका मतलब है कि एस ऑर्बिटल किसी भी स्पेसिफिक ओरिएंटेशन पर मौजूद नहीं होगा, यानी कि एक्स वाई जी में से किसी भी एक एक्सिस पर नहीं, बल्कि सब एक्सिस के ऊपर ही हम इसको स्फेरिकल शेप के साथ डिस्क्राइब करेंगे। इसके साथ अगर आप पी की बात करें तो फॉर एग्जांपल बच्चों ये एक्स एक्सिस कर देता हूं मैं, इसको वाई एक्सिस कर देता हूं, इसको जेड एक्सिस कर देता हूं। तो ये जो आपको इस वक्त डम्बल शेप नजर आ रही है ये पी एक्स होगी। इसी तरह ये मेरे पास अगर x था, ये y था, ये z था, तो जरा चेक कीजिएगा z एक्सिस के ऊपर अगर ये डम्बल शेप है तो ये pz हो जाएगा, और इस तरह ये x, y और z में ये अगर तुम लोगों को y एक्सिस पर दिख रहा होगा तो ये py होगा। तो p सबशेल की क्योंकि 3 ओरिएंटेशंस थी तो उसके 3 डीजनरेट ऑर्बिटल्स होंगे, और तीनों की अपनी अपनी ओरिएंटेशन मैंने इस वक्त तुम लोगों के सामने एक्सप्लेन कर दी। इसी तरह डी की भी 5 पॉसिबल ओरिएंटेशंस है जो इस वक्त आप लोग देख सकते हो। तो देखिए बेटा डी एक्स वाई, लाल कलर आ जाओ आ गया, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जी स्क्वायर, ये इसकी 5 पॉसिबल शेप्स हैं जो कि आपने याद रख लेना है कि एक शेप अक्सर पेपर में आती है वो डी जी स्क्वायर है, डिफरेंट फ्रॉम द अदर।
जिनमें 4 लोब्स की बजाय 2 लोब्स होते हैं। तो कोई आपसे कहे डी ऑर्बिटल, बायलोब्ड डी ऑर्बिटल कौन सा है, तो बायलोब्ड डी ऑर्बिटल डी जी स्क्वायर है। बायलोब्ड विद अ कॉलर आपसे कोई पूछे तो वो भी डी ऑर्बिटल है। इसकी रीजन ये है कि जेड एक्सिस के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से ये वेव जब बना रहा होता है तो दूसरा उसको एक्सिस को बिल्कुल यूं कॉलर की तरह सराउंड कर लेता है। जिस तरह ये देखें मेरी गर्दन के गिर्द ये कॉलर ने सराउंड किया, जिस तरह धौन टुट जाए तो कॉलर ला देंगे ने, धौन फिक्स कर देंगे ने, बिल्कुल उसी तरह ये डंबल विद अ कॉलर है। अब देखिएगा एक्स वाई का क्या मतलब होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर नहीं, यही बात आपने समझनी है। मैं अब बच्चों को बता देता हूँ, गौर से देख लेना, इस शेप को अंडरस्टैंड करना हो। फॉर एग्जांपल ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। मैं आप बच्चों को बेसिकली इन शेप्स में डिस्टिंक्शन करने का तरीका बताता हूं जो कि तुम लोगों ने किसी सूरत में नहीं भूलना, याद रख लेना है और अच्छे तरीके से याद रख लेना है। मैं क्या बताना चाहता हूं, एक्स वाई जी, एक्स वाई जी, एक्स वाई जी, एक्स वाई जी। आओ जरा, जब डी एक्स वाई होगा तो क्या होगा, ये देखिएगा, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मेजर पार्ट टच कर रहा होगा। ये गौर कीजिएगा, ये देखें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये जो लोब्स हैं ये आपको एक्स और वाई एक्सिस को छूते हुए अपनी वेवलाइक मोशन करते हुए नजर आएंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये इनकी ओरिएंटेशन देखिएगा, ये देखें ये लोब जो है ना, लोब्स, ये लोब की ये जो साइड है, ये देखें आपको ये साइड एक्स और वाई एक्सिस की तरफ नजर आएंगे, यानी कि ये जो थोड़ा सा बल्जिंग हुई है, ये बल्जिंग आपको एक्स और वाई एक्सिस की तरफ नजर आएगी। वाई जेड में देखें क्या होगा, वाई जेड में ये देखो, ये बल्जिंग आप देख रहे हो, ये बल्जिंग, ये बल्जिंग जेड एक्सिस के पास है और इधर से ये बल्जिंग जो है वो वाई एक्सिस के पास है। तो ये देखिएगा, ये वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर ये देखें, और इधर से देखें जी एक्सिस पर बल्जिंग, एक्सिस के ऊपर नहीं, ये एक्सिस को छूते हुए, टच करते हुए, ये देखिएगा, ये बस ये चीज आपने गौर करनी है। डी वाई जेड देखिए, आपको क्लियर कट में हमारे पास वाई जेड के बाद जो एक्स जेड है उसमें ये देखो, ये एक्स एक्सिस पड़ा हुआ है, ये एक्स एक्सिस की तरफ इनकी बल्जिंग आपको बाकायदा तौर पर शो हो रही होगी, यानी कि जो आउट ग्रोथ्स हैं, ये मैंने इस डायग्राम के साथ अपने हाथ से इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको समझ आए। अब ये देख लेना, एक्स जेड देखना जरा, एक्स जेड कैसा है, ये एक्स और ये जेड, क्या ख्याल है, बात समझ आ रही है? ये देखो, ये जेड एक्सिस को टच करता हुआ और ये एक्स एक्सिस को टच करता हुआ। अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जब मैं आपके सामने बनाऊंगा आपको खुद ही समझ आ जाएगी। यहां पर एक्सिस को टच कर रहा था, आप देखें एक्सिस के बिल्कुल ऊपर, ये गौर करो, ये देखो, ये एक्सिस अंदर गुजर रहा है, पूरा का पूरा एक्सिस के ऊपर है। ये देखो, ये भी एक्स, यानी कि ऑर्बिटल के जो लोब्स है उनके अंदर से आर पार होता हुआ आपको एक्सिस नजर आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है। सिंपल एक्स वाई में ये देखो, एक्सिस आपको पूरे पूरे नजर आ रहे हैं। तो जब आपको एक्सिस पूरे नजर आ रहे हो, सिर्फ उनको छूकर इलेक्ट्रॉन जा रहा हो, तो ये सिंपल एक्स वाई है। और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर चेक करो तो ये देखो, एक्सिस अंदर से बाहर निकल रहे हैं। तो ये देखो, ये एक्स है और ये वाई है। तो चेक करो, ये एक्स वाई की शेप, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की शेप और डी एक्स वाई की शेप फर्क है। ये देखें, इसमें यहां पर बस इतना सा पार्ट ऑर्बिटल के एक्सिस के ऊपर, और यहां पर चेक करो पूरे का पूरा ऑर्बिटल ही एक्सिस के ऊपर है। तो ये है वो बात जो मैं तुम्हें बताना चाहता था। और बाकी रही डी जी स्क्वायर, सबसे अनोखा, सबसे निराला डंबल विद कॉलर शेप। तो ये था डी जी स्क्वायर, डंबल विद कॉलर। तो बच्चा वाड़ी, ये बात आपको जब मैंने एक्सप्लेन कर दी, तो आइए एक छोटा सा, नन्हा सा, प्यारा सा, मासूम सा कॉन्सेप्ट आपको दे दूं कि भाई ऑर्बिटल तो होता है,
लेकिन ये नोड क्या होता है? तो बेटा याद रखिएगा, ऑर्बिटल होता है जहां पर प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम होती है, यानी कि 95%, और नोड होता है वो जगह जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो होती है, यानी कि 0%। ये वो जगह होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो बेटा याद रखिएगा, नोड्स कितने टाइप के होते हैं? एक होता है हमारे पास रेडियल नोड, और रेडियल नोड फाइंड करने का फॉर्मूला देखिए, n की वैल्यू में से l माइनस होगा, -1 करना है। जो भी ऑर्बिटल आपको दिया जाए उस पर ये फॉर्मूला लगाना। रेडियल नोड को स्फेरिकल नोड भी कहा जाता है, याद रख लीजिएगा, स्फेरिकल नोड। और एक होता है एंगुलर नोड, एंगल वाइज, इसको नोडल प्लेन भी कहते हैं। और इसको पता चलाना हो तो सिंपली एजीमुथल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब करते। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर को एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। एक नई बात आपको पता चली, यानी कि कोई आपसे पूछे कि ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर किसको कहते हैं, तो आप कहोगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। लेकिन कोई अगर आपसे पूछे कि एजीमुथल क्वांटम नंबर का दूसरा नाम क्या है, तो याद रख लीजिएगा, इसको एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। तो बेटा ये एमडी कैट में बार दफा ऐसी चीजें आ करके बिला वजह बच्चे को परेशान करे, क्यों करें? क्या वजह है? एवं ही कर दे, बिला वजह ही कर दे, कोई जरूरत नहीं है परेशान होने की। और बेटे टोटल नोड्स अगर फाइंड आउट कर रहे हो तो फॉर्मूला n-1 है। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा पिक्चर से समझा दूं, ये देखना जरा। ये वो लाल जगह है, लाल है ना, लाल, याद रखिए लाल जगह ऑर्बिटल है, और इसमें ये चिट्टी चिट्टी जगह आपको नजर आ रही है, ये नोड है जहां पे प्रोबेबिलिटी नहीं है। अब ये देखें 1s से आप 2s से 3s की तरफ जब जाएंगे तो आपको ये 1s का जो एरिया है रेड वाला, ये ऑर्बिटल नजर आ रहा होगा, उसमें जो व्हाइट वाला एरिया है ये नोड कहलाएगा। इसी तरह देखें, ये आपको लोब्स नजर आ रहे हैं, ये लोब्स प्रोबेबिलिटी के साथ ऑर्बिटल्स होंगे, और इनके दरमियान ये जो जगह है, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं, ये जगह वो है जिनको हम लोग नोड का नाम देंगे। नोड का मतलब जहां पे मौजूद नहीं। अब ऑर्बिटल में एक जगह नोड होती है और एक लोब होती है, याद रख ले। लोब वो जगह है जहां पे प्रोबेबिलिटी है, और नोड वो जगह है जहां पे प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो ये नोड और ऑर्बिटल में एक डिफरेंस था, और इनको फाइंड आउट करने के लिए फॉर एग्जाम्पल कहेंगे सर कोई प्रैक्टिस? जी बिल्कुल। 2p ऑर्बिटल के आप लोगों से पूछता हूं कि भाई रेडियल नोड बताओ कितने होंगे, और एंगुलर नोड बताओ कितने होंगे, और टोटल नोड बताओ कितने होंगे। अबे तैयार हो तो सुनो, रेडियल नोड के लिए फॉर्मूला n-l-1, तो ये शुरू में लिखी हुई है, n की वैल्यू याद रख लीजिएगा, और p के लिए l वैल्यू आपको पता है, अभी हम पढ़ के आए हैं क्या होती है, 1। तो 2-1 करेंगे, n से l वैल्यू माइनस की, साथ में ये माइनस कर दिया तो कुछ भी नहीं बचा, तो इसका रेडियल नोड क्या होगा? 0। अब इसका एंगुलर नोड पता चलाते हैं, और एंगुलर नोड का फॉर्मूला l की वैल्यू, और p के लिए l वैल्यू तुम लोगों ने नहीं पढ़ी, क्या होती है? 1। तो इसके एंगुलर नोड 1 होगा, रेडियल नोड 0 होगा। समझ आ रही है? ये फॉर्मूला n-l-1 के 2 थी n वैल्यू, l वैल्यू 1 थी, -1 करें तो आंसर 0 आ रहा था। टोटल नोड में ये देखें n-1 पता चलाना, यानी कि इन दोनों की तादाद पता चलानी हो तो 0 में 1 जमा करें, 1 आ जाता है। वैसे भी पता चल सकता है, फॉर्मूला से भी पता चलाएं तो 2p है, तो 2-1 करूं तो क्या आया? 1। तो इसके टोटल कितने नोड होंगे? एक रेडियल होगा, इसका 0, और एंगुलर होगा 1। तो इस तरह से बाज़ दफा आपको नोड पूछ लेता है। समझ आई बात की? लो जी, ये आपको नोड्स वगैरह समझाने के बाद, आइडिया देने के बाद, सारा कुछ मैंने आइडिया दिया। ये देखिए, ये सर्कुलर शेप का रेडियल नोड होता है। ये देखें, ये फॉर एग्जांपल मेरे पास वो एरिया है जहाँ पे, जिसको मैंने डॉट्स लगा के आपको शो किया हुआ है, ये वो रेडियल नोड है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 है, जिसको हम लोग नोड का नाम देते हैं। चौथा और आखिरी क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर डिस्क्राइब करता है डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्पिन,
और स्पिन और ओरिएंटेशन में ये फर्क होता है कि जब आप अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमते हैं, वाओ चक्कर आ गया, तो जब आप अपनी एक्सिस के गिर्द घूमते हैं तो वो होती है स्पिन, और जब आप किसी और एक्सिस पर घूम रहे हो एक्स वाई जेड 3D स्पेस में तो वो होती है ओरिएंटेशन। ये ओरिएंटेशन नहीं है, ये स्पिन है, ये अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमने का नाम है, और ये डिस्क्राइब करता है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। एस के साथ भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अलावा इसको एम एस के साथ भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एस फॉर स्पिन होता है और इसकी वैल्यूज दो है, +1/2 -1/2, और स्पिन आपको पता दो ही हो सकती हैं, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब याद रख लीजिएगा इसमें प्लस वैल्यू जो है वो एंटी क्लॉकवाइज के लिए होती है, अभी मैं आपको पिक्चर से भी दिखाता हूं, और -1/2 वैल्यू जो है ये क्लॉकवाइज के लिए होती है। हो गए जी बच्चा बाड़ी, आओ जरा दो वैल्यूज इसकी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाली जो मैंने लिखी है, ये किसी क्वांटम नंबर से डिराइव नहीं होता, और राइट हैंड रूल से इसको जज करेंगे। ये पिक्चर जरा गौर से देख लेना, ये जा रहा है ऊपर को एरो, तो बेटा मेरा थंब गया ऊपर, और थंब है इस वक्त मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। आपको पता है जब भी कोई इलेक्ट्रॉन स्पिन करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये फिंगर का कर्ल जा रहा है इस वक्त एंटी क्लॉकवाइज। क्या जा रहा है? एंटी क्लॉक। थंब ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रहा है जो कि स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन ने प्रोड्यूस करनी है, और मेरी फिंगर का जो कर्ल है ये आपको डायरेक्शन ऑफ द स्पिन बता रहा है। तो ये फिंगर का कर्ल करके देखो जरा, करो 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 करो, एक दफा करना, एक दफा करना, करके दिखाना, बड़े प्यारे लग रहे हो। तो ये जो फिंगर का कर्ल है ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ऊपर को एरो एंटी क्लॉकवाइज, नीचे को एरो क्लॉकवाइज, तो ये रही वैल्यू +1/2 एंटी क्लॉकवाइज, और ये रही -1/2 क्लॉकवाइज। ये मैग्नेटिक फील्ड्स है जो कि आपको इस वक्त दिखाई दे रही है, जो कि फिंगर की डायरेक्शन थी। उम्मीदी तौर पर, यकीनी तौर पर आपने इसको ट्राई किया होगा और कर भी ले, तो ये फिंगर जो कर्ल हो रही है ये तुम्हें स्पिन डायरेक्शन बताएंगी कि भाई क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज, और ये अंगूठा शरीफ आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। तो जी हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर्स को पॉलीज एक्सक्लूजन क्वांटम नंबर के साथ भी जाना जाता है, क्योंकि स्पिन के साथ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल रिलेटेड है। पॉलीज क्वांटम नंबर के नाम से भी जान सकते हैं, जो कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के साथ रिलेटेड है। लो जी, सारे के सारे क्वांटम नंबर्स को ठप ठपा ठप ठप करके एक सिंगल पेज पर बता दिया कि पहले शेल में कौन कौन से सब शेल्स हो सकते हैं, और दूसरे शेल में कौन कौन से हो सकते हैं, और तीसरे शेल में कौन कौन से हो सकते हैं। ये बात अब आप लोग जहन में रख लीजिएगा। आपसे अब मैं एक सवाल पूछूं जो आपने याद रख लेना है, देखिएगा। इफ n इज इक्वल टू 3, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आया हुआ है। तो यहां पर आपसे पूछूं कि भाई मैक्सिमम L वैल्यू क्या होगी, एक तो ये सवाल, और मैक्सिमम नंबर ऑफ L वैल्यूज क्या होंगी, यह सवाल पेपर में आ सकता है। मैक्सिमम L वैल्यू और मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज में बहुत फर्क है। यह देखो, n इज इक्वल टू 3 में फॉर्मूला लगाएं, L इज इक्वल टू n-1 होता है, तो L इज इक्वल टू 3-1 करूं तो क्या आया? 2, यानी कि L वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 2। लेकिन अब यहां पर आप नंबर ऑफ L वैल्यूज की बात करें तो मेरा पुत्र n वैल्यू 3 में आपने मैक्सिमम 2 तक जब जाना है तो स्टार्ट कहां से लेना है? 0 से, तो 0 भी होगा, होल नंबर है ना, 1 भी होगा और 2 भी होगा। तो चेक करें, n की वैल्यू 3 में L की नंबर ऑफ वैल्यूज पूछे तो 3 होगी। तो ये मेरे पास नंबर ऑफ वैल्यूज की बेस पर बात हो गई 3, और मैक्सिमम L वैल्यू कितनी हुई? 2। तो 2 और 3 ये दो चीजें हैं जो मेरे बच्चों आपने अच्छे से
माइंड में रख लेनी है। लो जी, क्वांटम नंबर वाला काम तो मैंने किया ठप। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊं और ये यूनिट टाटा बाय बाय हो जाएगा। आओ जरा देखो, सबसे पहले रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में याद रख लेना 4 रूल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन के साथ डील करते हैं। उसमें बच्चा पार्टी एक है ऑफ बाउ प्रिंसिपल, जिसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स को जब भी फिल करना है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर तो हमेशा इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में जाना है, यानी कि लो से हाई एनर्जी में जाना है, यानी कि एसेंडिंग ऑर्डर में जाना है। क्या मतलब कि जब भी तुमने इलेक्ट्रॉन्स को एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर फिल करना है तो पहले लो एनर्जी में रखना है, फिर हाई एनर्जी में रखना है। पहले लो एनर्जी फिल होंगे, फिर हाई एनर्जी फिल होंगे। ये बात अच्छे से माइंड में रख लेना। इसको आप इस पिक्चर की मदद से देख सकते हैं जो कि आप लोगों को इस वक्त मैंने दिखाई। इसको ज़हन में रख लीजिएगा और बेटा देखिएगा ये पिक्चर आपको क्या दिखा रही है। ये पिक्चर आपको दिखा रही है डिफरेंट एनर्जी लेवल्स और उनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग। तो ये देखें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ और ऑनवर्ड आगे 8th नजर आ रहे हैं। तो बेटा ये सामने एल वैल्यूज भी आपको नजर आ रहे होंगे। एल वैल्यू 0 पर S, 1 पर P, 2 पर D और 3 पर F। तो ये देखें, आप पहले 1S को भरोगे, फिर 2S को भरोगे, फिर 2P, 3S, यानी कि प्रोग्रेसिव फिलिंग है। जब भी इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाना है लो एनर्जी से हाई एनर्जी, बेटा ऑफ बाउ का मतलब याद रख लीजिएगा। ऑफ बाउ का हरगिज मतलब किसी बंदे का नाम नहीं है, किसी अंकल चाचू का नाम नहीं है। ऑफ बाउ का मतलब याद रखिएगा, एसेंडिंग ऑर्डर को कहते हैं। एसेंडिंग या अपस्टेयर्स होना। अपस्टेयर्स का मतलब जानते हो ना, सीढ़ियां चढ़ना। आइंदा के बाद तुमने जब छत पे जाना है तो अम्मी को क्या कहना है, अम्मी मैं जरा ऑफ बाउ करके आई। अम्मी ने कहना भाई नहीं करनी ऑफ बाउ, नीचे ही रहो। तो याद रखिएगा ऑफ बाउ का मतलब असेंडिंग ऑर्डर है, सीढ़ियां चढ़ना है। इस बात को ज़हन में रख लीजिएगा अच्छे तरीके से। और मैं आप लोगों को अब ये सीढ़ियां चढ़ा करके दिखाता हूं, तो जरा गौर कर लेना। इस वक्त ये 1S की सीढ़ी आई, फिर ये 2S आया, फिर ये 2P आया, फिर 3S आया, 3P आया, फिर 4S आया, 3D आया, 4P आया, 5S आया, 4D आया, उसके बाद 4F आया। तो बेटा ये स्टेयर्स चढ़ते चले जा रहे हैं, आप देखिएगा। तो आपने 1S से स्टार्ट लेना है, फिर 2S, फिर 2P, फिर 3S, फिर 3P, फिर 4S, फिर 3D। तो ये जो ऑर्डर बनाया हुआ है, ये जो सीढ़ियां हैं टप 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 टप, ये किस बुनियाद पर है? ये सीढ़ी किस बुनियाद पर बनाई गई है? ये सीढ़ी बनाई गई है विस्वेसर रूल की बुनियाद पर। इस सीढ़ी के बनाने वाला रूल है विस्वेसर रूल। विस्वेसर रूल को N+L रूल भी कहते हैं और इस रूल के मुताबिक एनर्जी एक एटॉमिक ऑर्बिटल की डिसाइड कौन करता है? N+L वैल्यू उस ऑर्बिटल की। तो कोई आपसे पूछे कौन से 2 क्वांटम नंबर मिलकर किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी को बताते हैं, तो आप लोगों ने बताना है कि N और L प्रिंसिपल और एजीमुथल क्वांटम नंबर दोनों मिले तो किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी को डिस्क्राइब करते हैं। और अगर आपसे कोई कहे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कौन बताता है, तो सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N बताता है। तो मैं बार बार कह रहा हूं ऑर्बिटल की एनर्जी पता चलाने के लिए N और L दोनों यूज होने हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के लिए सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ N वैल्यू यूज होनी है। 3 केसेस याद रख लीजिएगा, बहुत आसान है। नंबर 1, अगर N+L वैल्यू हाई है तो वो हाई एनर्जी का ऑर्बिटल होगा। अगर N+L वैल्यू लो है तो वो लो एनर्जी का ऑर्बिटल होगा। लेकिन बाज दफा 2 ऑर्बिटल्स की N+L वैल्यू सेम हो जाती है। तो जब N+L वैल्यू सेम हो जाए तो फिर किसी बड़े से फैसला करवा लें, जब रोला पड़ जाए तो बड़ा कौन है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जिसकी N वैल्यू लो होगी वो लो एनर्जी का होगा, जिसकी N वैल्यू ज्यादा होगी वो ज्यादा एनर्जी का होगा। ये केस कब होना है? जब 2 की वैल्यूज जो है वो सेम हो जाए। आओ जरा आपको यहां पर इस
जगह से ये फैसला करवा करके बताता हूं। बच्चा पार्टी जरा गौर कीजिएगा। 1s ऑर्बिटल की हम लोग देखते हैं कि लो एनर्जी पे होने की वजह क्या है। इसकी n वैल्यू आप ये शुरू में नजर आ रही है, n वैल्यू, तो n वैल्यू 1 है और s के लिए l वैल्यू अभी हम पढ़ के आए हैं कि l वैल्यू 0 होती है, तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, तो ये लो एनर्जी पे रख दिया मैंने। 2s की तरफ चलते हैं। 2s में n वैल्यू 2 है प्लस l वैल्यू 0 रखूं तो क्या आ गई 2। अब जिसकी n प्लस l वैल्यू कम वो लो एनर्जी पे, जिसकी n प्लस l वैल्यू ज्यादा वो हाई एनर्जी पे। 2p से पूछूं? जी बिल्कुल पूछे सर। 2p की n वैल्यू लिखते हैं, ये 2, ये शुरू में जो लिखी हुई है n वैल्यू होती है 2 प्लस l वैल्यू इसकी है 1, आंसर आया 3। तो बेटा देखिएगा 1 से 2 और 2 से 3 एनर्जी बढ़ती चली गई। अब देखो रोला पड़ने लगा 3s। 3s में देखें n वैल्यू क्या नजर आ रही है आपको? 3s में n वैल्यू क्या नजर आ रही है? 3 नजर आ रही है। तो 3 प्लस s के लिए l वैल्यू क्या होती है? 0, तो आंसर क्या आ गया 3। अब देखो कि 3s और 2p, अगर मैं कहूं n प्लस l वैल्यू तो वो दोनों की सेम है। 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो n प्लस l वैल्यू तो सेम हो सकती है, क्या इनकी एनर्जी सेम है? बेटा एनर्जी सेम नहीं है, एनर्जी डिफरेंट। आप क्यों, कैसे डिसाइड करेंगे? एनर्जी जब n प्लस l वैल्यू सेम हो जाती है तो फिर डिसाइड करने वाला जो पैरामीटर है वो n वैल्यू। तो आपसे कोई कहे विच सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग द सेम n प्लस l वैल्यू, तो सिलेक्ट कर लेना। डिफरेंट n प्लस l वैल्यू तो सिलेक्ट कर लेना। और ये कहा जाए कि सेम n प्लस l वैल्यू के साथ सेम एनर्जी हो सकती है? नहीं हो सकती। तो बेटा याद रख लीजिएगा n प्लस l वैल्यू डिफरेंट होने पर डिफरेंट एनर्जी। क्या n प्लस l वैल्यू सेम होने पर सेम एनर्जी हो सकती है? नो 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 नो, निश्ता 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 निश्ता। तो इस तरह से ये सारी जो तरतीब लगी हुई है ये इस बुनियाद पर लगी हुई है। और जब हम लोग ये तरतीब लगाते हैं तो हम लोगों ने इन तरतीबों को याद करने के मुख्तलिफ तरीके लगाए हुए होते हैं। वो याद है आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल, शर्ट शर्ट, पैंट शर्ट, पैंट शर्ट, ड्रेस पैंट शर्ट, ड्रेस पैंट शर्ट, फैबुलस ड्रेस पैंट शर्ट। मैंने एक नया बनाया हुआ है, शुएब शुएब, प्यारा शुएब, प्यारा शुएब, डियर प्यारा शुएब, फैबुलस डियर प्यारा शुएब। तो जनाब कुछ भी कुछ भी कुछ भी आजकल 2026 है, जेनजी कुछ भी। तो ये था विस्वेसर रूल। और याद रखिएगा आपसे कोई पेपर में सवाल पूछे तो ये मैंने लाइन लिखी है, द ऑर्डर ऑफ सबशेल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव एनर्जीज फॉर द सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यूज हो। तो ये ऑर्डर आप लोगों ने फॉलो करना है। SPDF अभी मैंने आपको बताया था। क्या मतलब? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम करना है। तो ये देखें आप लोगों के पास 4s सिलेक्ट किया जाए, 4p सिलेक्ट किया जाए, 4d सिलेक्ट किया जाए और 4f सिलेक्ट किया जाए। आप कहेंगे 1 क्यों नहीं किया? 1f हो ही नहीं सकता जनाब, स्टार्ट ही उसका 4 से होता है। अब ये देखें ये लाइन है MCQs में आई हुई है कि सबशेल्स जो रिलेटिव एनर्जीज पूछी जाए अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो, तो ये देखो सबका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैंने सेम कर दिया। अब इनकी एनर्जीज चेक करें तो 4 जमा 0 इज इक्वल टू 4, 4 जमा 1 इज इक्वल टू 5, 4 जमा 2 इज इक्वल टू 6, 4 जमा 3 7। तो बेटा देखिए n प्लस l वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी। द ऑर्डर ऑफ सबशेल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव एनर्जी है, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यूज 1 से लेकर 4 तक हो तो वो बेस करती हैं ऑन n प्लस l वैल्यूज, जैसा कि अभी मैं बता रहा था सुहेल, शुएब, जो भी आपको मैंने बात बताई। तीसरा रूल है हर्ट्ज रूल। इसको बेटे वैलेंसी रूल भी कहा जाता है। ये वैलेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करता है। तो डीजनरेट ऑर्बिटल्स अगर तुम्हारे पास अवेलेबल हो और एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी हो तो उनके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन को प्लेस करना हो तो उनको कैसे प्लेस करना है? दे शुड बी प्लेस्ड इन सेपरेट ऑर्बिटल्स।
और स्पिन क्या रखनी है, सेम, बजाय के एक में ही रख दो और ऑपोजिट स्पिन कर दो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। अब इससे वैलेंसी कैसे पता चलती है ये भी बताता हूं, और बेसिकली रूल है क्या। ईमानदारी की तकसीम कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਡੀਜਨਰੇਟ ऑर्बिटल ने ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ। ਖਬਰਦਾਰ ਇੱਕ ऑर्बिटल ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੂਚੀ ਕੂਚੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਲਵਲੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, तो ਤੁਸੀਂ 2 इलेक्ट्रॉन चुक के ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ कि यह बच्चा बड़ा प्यारा करदा, घर में 3 बच्चे हैं, स्टेबिलिटी लानी है, 3 बर्गर आए हैं, तीनों को एक एक बर्गर खाने के लिए दो। अगर तुमने की ना इंसाफी, एक बच्चा प्यारा लगता है, कुची कुची लगता है, उसको बर्गर दे दिए 2 खाने के लिए, ये चिकन वाला बर्गर शामी वाला उसको दे दिया और सिंपल दाल वाली शामी वाला उसको दे दिया, तो फिर बेटा अनस्टेबिलिटी आएगी, फिर घर में स्टेबिलिटी कहीं नहीं रहेगी। तो सबको बराबरी। और जब तुम दांत निकाल रहे हो, मुझे पता है तुम्हें वो दाल शामी वाला बर्गर ही मिलता है, तुम घर के वही बच्चे हो, तुम घर के वही बच्चे हो जिसके साथ नारवा सलूक किया जाता है। तुम्हारे बारे में कहा जाता है जे तू ना जमदा। साढ़े घर बड़ा सुकून होना सी, हर घर में एक ऐसा तोहफा मौजूद होता है। अब आप कहेंगे सर आप भी ऐसे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी वैसा ही हूं। जनाब जी मेरे पास नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 इस वक्त के साथ एक एलिमेंट है, और इसके आपको पता है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिएगा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन रखने, आपको पता है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे। उसके बाद आता है 2s, तो बेटा 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो यहां तक मेरे बच्चों आपको 4 इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं रखने के लिए। उसके बाद देखें 2px, 2py, 2pz। अब मुझे बताएं कि ये 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल है इस वक्त तुम लोगों के पास, px, py और pz। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का पता है ना क्या कहते हैं, जिनकी सेम एनर्जी होती है उनको डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन थे टोटल, 2 और 2 4 फिल हो चुके हैं, कितने बचे हैं 3, ऑर्बिटल भी कितने हैं 3। तो आओ जरा तीनों में एक एक रख कर इसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दूं। बात समझ आई है बेटे? इस चीज को जेन में रख लीजिएगा और बहुत अच्छे तरीके से जेन में रख लीजिएगा। ये तीनों को एक एक इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी है मैंने। हाँ, अनस्टेबल क्या होती कि मैं यहां इलेक्ट्रॉन ना रखता, दोनों px को दे देता। मैं ये भी कर सकता था, ये उठाकर आगे रख देता, इसमें कुछ ना रहने देता। तो बेटा आपको करेक्ट ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो ये देखिएगा, मैं आपको नाइट्रोजन के हवाले से रूल समझाते हुए कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं। ये देखें px, py और pz। तो आपको करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन फॉर 3 इलेक्ट्रॉन, लास्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन के हवाले से पूछूं तो अब आपने बताना है कि इसमें से कौन सी करेक्ट हो सकती है और कौन सी नहीं हो सकती। तो बेटे ये मैंने कुछ आपके पास डिस्ट्रीब्यूशंस कर दी हैं और आपसे पूछा है कि विच ऑफ दीज इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द लास्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन। तो आप यकीनी तौर पर बच्चे कह रहे होंगे कि सर यहाँ पर नन ऑप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें से तो हमें कोई नहीं ठीक लग रही। अभी तो आपने बताया था px में 1, py में 1 और pz में एक एक रखना है इलेक्ट्रॉन। तो मेरे प्यारे और मासूम बच्चों गौर करो, कहीं पर ये नहीं है, यही गलती है जो तुमसे होनी है। ये गलत है नो डाउट, क्योंकि कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स को सेपरेट ऑर्बिटल में रखो and they should be placed in separate orbital with the same spin। तो एक की स्पिन तुमने ऑपोजिट कर दी, बाकियों से गलत किया। यहां पर पेयरिंग कर दी, अलग-अलग नहीं रखा, ये गलत है। यहां पर फिर से आपने इसको 0 कर दिया, ये गलत है। और बेटा आपको पता है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगर एक को तुमने एंटी क्लॉकवाइज स्पिन दी है, सबको ही एंटी क्लॉकवाइज स्पिन दो, तो बेटा सबको क्लॉकवाइज के साथ भी तुम रख सकते हो। तो इट कैन बी ट्रू, याद रख लीजिएगा, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। या क्लॉकवाइज प्रोबेबिलिटी होती है या एंटी क्लॉकवाइज प्रोबेबिलिटी होती है। ये ईटा फिर से गलत है।
तो उम्मीद करता हूं कि ये एमसीक्यू तुम लोगों को समझ आया होगा, ये बात भी तुम लोगों को समझ आई होगी कि लकीर का फकीर नहीं रहना, एंटी टेस्ट में खुद को मल्टी डायमेंशनल करना है, जस्ट लाइक 3D मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। लास्ट रूल है पॉलीज रूल। ये कहता है कि ये नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। क्या इम्पॉसिबल है? कि एक नयाब में दो तलवारें रहे, ये इम्पॉसिबल है। इट इज इम्पॉसिबल फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स रिजाइडिंग इन द सेम ऑर्बिटल in a polyelectron system to have same values of 4 quantum numbers। यानी कि दो इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में शुड हैव ऑपोजिट स्पिन। क्या मतलब है? एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन कभी भी सेम स्पिन के साथ नहीं हो सकते। डीजेनेरेट ऑर्बिटल में सेम स्पिन हो सकती है, एक ही ऑर्बिटल में सेम स्पिन नहीं हो सकती बेटा, क्योंकि दोनों की मैग्नेटिक फील्ड्स एक ही डायरेक्शन के अलोंग आकर एक दूसरे को रिपेल करेंगी, और जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं तो ये अपनी जनरेट की गई स्पिनिंग की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और शांत हो जाते हैं। तो फिर वही बात कि आपके पास हॉस्टल में रहने के लिए एक चारपाई मौजूद है और आपने दो दोस्तों ने उस पर सोना है, तो केमिस्ट्री के रूल के मुताबिक, पॉली एक्सक्लूजन रूल के मुताबिक आप सो सकते हैं, मगर स्पिन ऑपोजिट करके, एक तरफ जिसके पांव है दूसरी तरफ उसका मुंह होना चाहिए ताकि स्टेबिलिटी रहे। समझ गए होगे आप बात को? खैर, तो ये मेरे पास ऑपोजिट स्पिन लाजमी है। एग्जांपल दूं आप लोगों को? ओके, चेक करें। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। अब देखें कि मैंने इसके जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन रखे वो ऑपोजिट स्पिन के साथ रखे। जरा इस 1s के अंदर इन दोनों इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर्स लिख कर देखते हैं। n की वैल्यू, l की वैल्यू, m की वैल्यू और s की वैल्यू। n की वैल्यू देखें, दोनों की 1 है क्योंकि दोनों 1 में पड़े हुए हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ये वाला अलग कर देता हूं। मुझे रेजर चाहिए, मुझे रेजर चाहिए। ओके बच्चा, ये देखो जी, हमारे पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने वखरे वखरे कर लिए। ये इलेक्ट्रॉन वखरा कर लिया, ये इलेक्ट्रॉन वखरा कर लिया। अब देखो n की वैल्यू दोनों के लिए 1 1 डन, l वैल्यू दोनों s में पड़े हुए 0 0 डन, m वैल्यू भी देखो 0 0 डन। लेकिन s वैल्यू चेक करो तो ये मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज के लिए है +1/2 और ये -1/2। तो कहता है ना कि चारों के चारों क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं हो सकते। एक ऐसा क्वांटम नंबर है जो हर सूरत में डिफरेंट होगा। वन क्वांटम नंबर फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल इज ऑलवेज डिफरेंट, जैसा कि तुम लोगों को पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की एग्जांपल में नजर आया। समझे? लो जी, ये थे रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और क्वांटम नंबर्स। बेटा इनकी बुनियाद पर आप लोगों ने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है और इसको अच्छे तरीके से जहन में रख लेना। एक पॉइंट था, मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर कर दूं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ऑफ-बॉब प्रिंसिपल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग को ओबे नहीं करते। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आया हुआ है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ऐसे जो ये हरकतें करते हैं, और आपको याद होगा कि आपने क्रोमियम और कॉपर जैसे एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी होगी, जो कि आप लोगों को यकीनी तौर पर याद भी होगी। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है। आपको याद होगा बड़े अच्छे से कि 4s और 3d का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का चक्कर है, जिसमें आप लोग ये बात समझ चुके हैं बड़े अच्छे तरीके से कि आप क्या करते हैं। ये जरा आप चेक कीजिएगा। 3d क्रोमियम का, वैसे आप लोगों को एटॉमिक नंबर तो पता ही है ना, 24। क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन में अगर लिख के दूं आप लोगों को, जरा देखिएगा क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24। तो ये देखिएगा 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैं देखूं वीडियो चल रही है, ओके। उसके बाद 2p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद 3s के अंदर अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स,
उसके बाद 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहां तक आपको पता है बेटा आपने कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर लिए हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये भी मैं आप बच्चों को बता दूं, ये जो इनर शेल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है इसको बोला जाता है कोर कॉन्फ़िगरेशन। और ये जो कोर कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये कोर कॉन्फ़िगरेशन किसी ना किसी नोबल गैस के साथ मैच करती है। अब आप मुझे बताएं 18 इलेक्ट्रॉन वाली नोबल गैस कौन है? नियॉन है। तो कोई आपसे पूछे कि क्रोमियम 24 की जो कोर कॉन्फ़िगरेशन है कौन सी नोबल गैस के साथ टैली कर रही है, तो दैट नोबल गैस इज नियॉन नोबल गैस। तो ये होती है कोर कॉन्फ़िगरेशन। कोर का मतलब बेटे इनर, याद रख लीजिएगा। अब एक होती है कोट कॉन्फ़िगरेशन। कोट कॉन्फ़िगरेशन, कोट बेटे आउटर, आप कोट अंदर पहनते हो ना, बनियान बाहर पहनते हो, ऐसा तो नहीं बनियान बाहर और कोट अंदर पहन लिया कभी, तो आउटर को कहते हैं। अब इसके अंदर आप सीक्वेंस वाइज चल रहे हो, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, ठीक है जी। अब देखिए 3p के बाद आता है 4s, 4s के बाद आता है 3d। अब आप रूल के मुताबिक चलो तो 18 के बाद 2 इलेक्ट्रॉन आपने 4s में ही रखने हैं जी, बिल्कुल रखने हैं 4s में आपने इलेक्ट्रॉन। यहां तक आप 20 इलेक्ट्रॉन रख चुके हो इस वक्त तक, 20 इलेक्ट्रॉन, 18 ये वाले और 2 ये वाले। अब कितने बचे हैं टोटल? 4। तो ये देखो dxy dxy dyz dzx dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। तो आप यहां पर हुंड्स रूल के मुताबिक 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और चारों को एक एक ऑर्बिटल में ला करके रख दोगे। अब देखो रोला क्या पड़ेगा। 5 बच्चे हैं घर में, 5 में से 4 को खाने के लिए तुम लोगों ने बर्गर दे दिया और एक को अकेला छोड़ दिया। बेड़ा गर्क कर देगा, ये घर के निजाम को तबाह बर्बाद कर देगा। क्या कसूर है इस एक बच्चे का जिसको तुमने महरूम रखा है इलेक्ट्रॉन से? ये लेगा तुमसे बदला। तो बेटा स्टेबिलिटी ऐसे कभी भी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। ये बच्चा रात को उठेगा और तुम्हारे टूथब्रश के साथ पूरा वॉशरूम साफ करके वापस रख देगा, जहां तुमने सुबह उठ के इस पे टूथपेस्ट लगाकर मजे ले लेकर करना है कि आज मिसवाक के टेस्ट के साथ टूथपेस्ट आ रही है। तो बच्चा पार्टी याद रख लीजिएगा, स्टेबिलिटी नहीं है यहां पर, इसको स्टेबिलिटी चाहिए। अब देखें एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन आप कहा जाता है जी जंप करके कहां जाता है? डी में जाता है। को खुदा का खौफ करो, सारे ऑफ पावर रूल की ऐसी की तैसी कर दोगे तुम। जरा 4s की n+l वैल्यू बताना मुझे जरा। एक्साइट कहने वालों सुन लो, 4s की n+l वैल्यू लिखने लगो, 4 = 0 4। अब जरा 3d की n+l वैल्यू मुझे बताना, 3 + 2 5। दोस्तों मैंने केड़ा लो एनर्जी था केड़ा हाई एनर्जी का? 4 वाला लो एनर्जी का होगा या 5 वाला? यकीनी तौर पर 4 वाला लो एनर्जी का होगा। तो आज मैं तुम लोगों को बता दूं कि 4s का इलेक्ट्रॉन जब 3d में जाता है तो ये एक्साइट होकर के नहीं जाता। अब आप कहेंगे सर एक्साइट ही होगा, लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाएगा। सबसे पहले तो मेरी बात याद रख लेना, तुम्हें इलेक्ट्रॉन पहले 4s में रखने हैं या 3d में रखने हैं। ऑफ बॉब प्रिंसिपल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन पहले 4s में रखा जाएगा, बाद में 3d की बारी आएगी। लेकिन अगली बात सुनो, जब तक 4s को इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते तब तक बीइंग एन ऑर्बिटल, मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये ऑर्बिटल है तो ये लो एनर्जी का ही रहेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि ऑर्बिटल की एनर्जी डिसाइड करता है n और l दोनों मिलकर। तो n और l दोनों मिलकर ऑर्बिटल की एनर्जी डिसाइड करते हैं। लेकिन जब इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो बेटा अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी देखने के लिए तुम्हें इनकी n वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो 4s का जो इलेक्ट्रॉन है उसकी n वैल्यू 4 है, 3d का जो इलेक्ट्रॉन है उसकी n वैल्यू 3 है। तो बेटा अगर तो तुम लोग ये एक्साइट करवा कर इलेक्ट्रॉन पहुंचाते हो तो एक्साइटेशन के लिए एनर्जी चाहिए। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, क्रोमियम के ग्राउंड स्टेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें 3d के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है
और 4s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। तो बेसिकली होता क्या है, ये 4s का इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर के यहां पर आता है dz² के अंदर, जिसकी वजह से डी हाफ फिल्ड और स्टेबल हो जाता है। डी हाफ फिल्ड और स्टेबल हो जाता है। तो ये बात मेरे बच्चों अच्छे तरीके से माइंड में रख लीजिएगा कि डी ऑर्बिटल का हाफ फिल्ड और स्टेबल होना किस वजह से है। और मैं अब बात दोबारा बताने लगूं क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चों के ऊपर से बात गुजर गई है। जब तक इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रखे गए थे बीइंग एन ऑर्बिटल, ये एनर्जी ऑर्डर बिल्कुल ठीक था। लेकिन जैसे ही 4s में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो 4s के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये एनर्जी वाइज हाई होंगे एज कम्पेयर टू 3d के इलेक्ट्रॉन्स के। तो याद रखिएगा 4s इलेक्ट्रॉन 3d के अंदर जब डी एक्साइट होकर के आएगा तो बेटा ये क्रोमियम की करेक्ट ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, जो आप इस तरह से लिख सकते हो कि क्रोमियम 24 इज इक्वल टू आर्गॉन लिखूंगा 18 इलेक्ट्रॉन के साथ, फिर मैं यहां पर लिखूंगा 3d5 एंड 4s1। बेटा अगर आपको करेक्ट वाली कॉन्फ़िगरेशन देखनी है तो ये देखने को मिलेगी, ये बिल्कुल करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द क्रोमियम है। इसी तरह कॉपर के केस में भी 29 इलेक्ट्रॉन्स को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो यहां पर भी डी के 5 ऑर्बिटल्स में से 4 के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस तरह से, और एक बेचारा जो है वो अकेले 1 इलेक्ट्रॉन के साथ होगा। ये अगेन अनस्टेबिलिटी होगी। 2 के पास हाफ फिल्ड हो जाए चलेगा, लेकिन 4 एक जैसे एक जैसा मुमकिन नहीं है। तो इसमें भी 4s का इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर के 3d में आएगा। तो इस तरह से कॉपर 29 की भी तुम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर पूछे तो इस तरह आर्गॉन नोबल गैस का कोर और 3d के अंदर 10 स्टेबल करने के लिए और 4s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। तो तय कर लें जब आपने ऑर्बिटल्स लिखने हो तो फिर आप 4s पहले लिखोगे 3d बाद में लिखोगे एज पर ऑपर रूल। लेकिन जब आप उसमें इलेक्ट्रॉन रख के बैठे होगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर 4s बाद में लिखना है, क्योंकि चौथे शेल का इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद 4s हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर किए जाएंगे। ऑर्बिटल वाइज ये लो एनर्जी पे होगा, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी के हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी n वैल्यू से डिसाइड होती है। खुद सोचो, तीसरे शेल का d उसमें इलेक्ट्रॉन और चौथे शेल का s उसमें इलेक्ट्रॉन, तो दोनों में से हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन 4s का होगा, यानी कि चौथे शेल का होगा। और 4 शेल की बजाय 3rd शेल, क्योंकि इनर शेल है, उसके इलेक्ट्रॉन अंदर होंगे। तो याद रख लीजिएगा ये 4s इस वक्त आउटर इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे और 3d उसके मुकाबले में इनर इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। यही वो रीजन है जो आगे जाके आपको मैं पढ़ाऊंगा कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको कहते हैं और आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको कहते हैं। तो ये थी स्टोरी मेरे पास रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से। और ये अब आपको ऑर्डर नहीं भूलना कि फुली फिल्ड ऑर्बिटल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, यानी कि p6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद p3 इलेक्ट्रॉन्स वाला यानी कि हाफ फिल्ड रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि सबको एक इलेक्ट्रॉन मिला हुआ होगा। और उसके बाद पार्शली फिल्ड आ जाते हैं, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वाला या 2 वाला या 4 वाला या 5 वाला, ये सब पार्शली फिल्ड कंसिडर किए जाएंगे। ये आपको एक्सेप्शंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात देखने को मिलेगी। उससे ज्यादा स्टेबल हाफ फिल्ड है और सबसे ज्यादा स्टेबल कंप्लीटली फिल्ड है। याद है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी नोबल गैसेस की सबसे ज्यादा होती है क्योंकि उनके कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा ये क्वांटम नंबर्स और रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लेक्चर समझ आया होगा। इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और एक एक MCQ सॉल्व कीजिएगा। और जो जो MCQ सॉल्व करना है आप लोगों ने प्रैक्टिस से पता चलेगा कि ये किस तरह से मैं डिस्कशन
उन एमसीक्यूज की पास पेपर्स की आपके साथ लाजमी शेयर करूंगा कि जितने भी मैं एमसीक्यूज आपको दे रहा हूं इन सब एमसीक्यूज को आपने सॉल्व करके इनका स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप करना है। ये आपकी होमवर्क का पार्ट है। जिस तरह ऑर्डर ऑफ सबशेल्स विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव एनर्जीज मैंने बताया तो n+l वैल्यूज की बेस पर भी है, और वैसे भी आपको मैंने बताया कि S से B से D से F की तरफ एनर्जी ज़्यादा होती है। तो ये इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर की बेस पर इसके अंदर बीटा ऑप्शन करेक्ट हो रही होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल के हुंड्स रूल इलेक्ट्रॉन इन द सबशेल्स के लिए, ऑफ प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल के लिए, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन वन ऑर्बिटल के लिए, और n+l रूल इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स के लिए। मेरा लेक्चर अगर आपको समझ आया होगा तो ये एमसीक्यूज आपने सॉल्व करके मुझे बताने हैं। ड्यूरिंग द लेक्चर मैंने ये भी आपको बताया, इसका भी स्क्रीनशॉट मुझ तक पहुंचना चाहिए कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ द क्वांटम नंबर्स के हवाले से बात हो रही होगी। याद है ना, मैंने n और l का भी रिलेशनशिप बताया और l और m का भी बताया, और आपको बताया था कि s ऑर्बिटल में से किसी वैल्यू के साथ मौजूद नहीं होता। तो ये देखें कि हमारे पास ये n ग्रेटर देन l वाली वैल्यू भी हो सकती है, n ग्रेटर देन इक्वल टू, आप मुझे बताइएगा क्या n ग्रेटर और इक्वल टू l हो सकता है? चले ये मैं एमसीक्यू आपको करवा देता हूं, n ग्रेटर देन और इक्वल टू l नहीं हो सकता, दिस इज रॉन्ग। अब देखिएगा n ग्रेटर देन l होता है, यहां तक तो ये बिल्कुल ठीक था, लेकिन आगे देखें l की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू m कर दी है और इक्वल टू s कर दी है, ये फिर से गलत कर दिया गया है। और अब ये देखें कि n लेस देन l कर दिया, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता n और l कम हो जाएं। और उसके बाद डी ऑप्शन देखें कि n इज ग्रेटर देन l, ओके बिल्कुल समझ आ रहा है, और l इज इक्वल टू प्लस माइनस m, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। एंड दे आर नॉट इक्वल टू s, क्योंकि s की वैल्यूज ही सिर्फ 2 होती है। तो साफ जाहिर है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डेल्टा। लेक्चर गौर से देख लोगे ना तो ये सारे एमसीक्यूज आपके लिए सॉल्व करना बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है। अभी मैंने क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताई, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपसे सवाल पूछ लिया कि L1 और L2 वाले इलेक्ट्रॉन्स बताओ। अब L1 का क्या मतलब है कि p ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन बताने, और L2 का क्या मतलब है d ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन बताने हैं। तो ये बेटा ये क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन आपके पास पड़ी हुई है, और इस क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन की बेस पर देखो तो ये p वाले उठा लेते हैं अब हम, तो ये p के अंदर 6 और इस p के अंदर 6 पड़े हुए, तो p के 6 और 6 मिलाकर कितने हुए 12। और फिर d के पूछे गए हैं, तो ये देखो ये d के टोटल कितने हैं 5, तो 12 और 5 रिस्पेक्टिवली आपके पास p और d के इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। तो मुझे बताएं अब 12 और 5 वाली ऑप्शन कौन सी है, बीटा ऑप्शन। तो बात बड़ी सिंपल सी है, बात बड़ी सादा सी है, बात बड़ी आम सी है कि जिसने लेक्चर पढ़ लिया उसके लिए इसको अंडरस्टैंड करना और इन एमसीक्यूज को सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है। एट द एंड ऑफ द लेक्चर ये एक एमसीक्यू लाजमी डिस्कस करवाना चाहता हूं कि सेट ऑफ क्वांटम नंबर बताओ जो कि हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा होगा। तो बेटे याद रख लीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन की हाईएस्ट एनर्जी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो अभी मैंने बताया कि एन वैल्यू से होगी। कोई लंबे चौड़े चक्कर में जाने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो, शॉर्टकट में ये देखो n3 n3 n3, और ये देखो क्या पड़ा हुआ है n4। तो क्या ये n4 वाले इलेक्ट्रॉन को आप सिलेक्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, सिंपल सी बात है। हाँ, सेट ऑफ क्वांटम नंबर विच रिप्रेजेंट द हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल की बात करता हूं। अब ऑर्बिटल की एनर्जी के लिए तुम्हें n+l वैल्यू दोनों देखनी पड़ेगी। तो बेटा ये देखें अगला सवाल, द सेट ऑफ क्वांटम नंबर विच रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब देखो वही ऑप्शंस तुम लोगों के सामने दोबारा से हैं। अब आप ये देखें n3 L1 पर क्या बनता है 3p, n3 L2 पर क्या बनता है 3d, n4 L0 पर क्या बनता है 4s, और n3 L1 पर क्या बनता है 3s। अब आपसे ऑर्बिटल के बारे में पूछा गया, तो ऑर्बिटल के लिए मैंने आपको बताया n और l दोनों को कंबाइन करो
तो 3 जमा 1 4, 3 जमा 2 5, 4 जमा 0 4, 3 जमा 0 3। अब मुझे बताओ कि पहले जो हमारे पास सवाल था उसमें इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी, तो मैंने डायरेक्ट एन वैल्यू के बेस पर आप लोगों को आंसर बता दिया। अब यहाँ पर मैंने ऑर्बिटल के बारे में पूछा। अब आप लोग देखेंगे कि जिसकी n प्लस एल वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, बीइंग एन ऑर्बिटल, वही सबसे हाई एनर्जी का होगा। तो ये थी वो बात, ये था वो पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। एंड दिस इज द लास्ट थिंग विच आई वांट टू डिस्कस कि कौन से क्वांटम नंबर्स का सेट परमिटेड होगा। ठप्पा लगा देते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब देखिएगा वो जो रिलेशनशिप आपके साथ शेयर किया, n की वैल्यू 4 पर l की वैल्यू 2 और m की वैल्यू 3 और s वैल्यू प्लस 1/2 माइनस 1/2, क्या ये पॉसिबल है? तो आप कहेंगे सर ये तो समझ आ रहा है कि n ग्रेटर है L2, क्योंकि n वैल्यू जब 4 होगी तो उसमें L वैल्यू 0 1 2 3 तक जाएगी, तो यहां तक तो ठीक है। लेकिन सर L वैल्यू 2 हो तो M वैल्यू 3 कभी भी नहीं हो सकती, इसलिए अल्फा ऑप्शन गलत है। N वैल्यू 3, L वैल्यू 3। क्या N और L वैल्यू बराबर हो सकती है? नहीं। क्या M वैल्यू ग्रेटर देन L वैल्यू हो सकती है? नहीं। अभी बता दिया, तो इसमें यह गलती है। N वैल्यू 4, L वैल्यू 0, ओके, क्योंकि N वैल्यू 4 पर अभी मैंने बताया 0 1 2 3 तक जाना है, वो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू बताए। L वैल्यू 0 पर M वैल्यू भी 0 हो सकती है, ओके, यहां तक कोई इशू नहीं। और ये S प्लस 1/2, तो चार्ली ऑप्शन अब तक बिल्कुल परमिटेड में जा रही है। डेल्टा ऑप्शन भी देख लेते हैं। डेल्टा ऑप्शन में N वैल्यू 4 पर L वैल्यू 3 डाली हुई है, ओके है। और M वैल्यू प्लस 1, गलत नहीं बेटा, जब L वैल्यू 3 होगी तो M वैल्यू देखे प्लस माइनस 3 होगी। प्लस माइनस 3 के अंदर हमारे पास प्लस 1 भी होगा, प्लस 2 भी होगा, प्लस 3 भी होगा। यहां तक तो ठीक था, लेकिन क्या स्पिन की वैल्यू 0 हो सकती है? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ये थी स्टोरी। लंबा लेक्चर रिकॉर्ड किया बड़ी हिम्मत और एनर्जी के साथ। इसी हिम्मत, इसी एनर्जी, इसी पैशन के साथ तुम लोगों ने पढ़ना भी है, जरा सी भी सुस्ती नहीं दिखानी। और जो मैंने तुम लोगों को काम दिए हैं, जो एमसीक्यूज दिए हैं, उनका स्क्रीनशॉट मुझे लाजमी भेजना और अपना ख्याल रखना। अगले लेक्चर मुलाकात होती है। बाय बाय।